जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी एज़ यू नो कि बहुत वास्ट टॉपिक है। इस पे बेतहाशा आप लोग भी क्वेश्चंस आंसर आते हैं और मैं इस पे अक्सर वीडियोस बनाता हूँ। एचपीएलसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे। ये था कि जब आप कहीं इंटरव्यू दे रहे होते हैं और आपका एचपीएलसी ज़रा टॉपिक रहे इंटरव्यू के अंदर, तो मैं आज इस वीडियो में वो डिस्कस करूँगा। टॉप 5 कॉमनली आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कौन से 5 ऐसे सवाल हैं जो लाज़मी पूछे जाते हैं एचपीएलसी के हवाले से। अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस लेवल पे हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच कर रहे हैं, तो इस तरह के सवाल आपसे लाज़मी पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो और एचपीएलसी आपका फोकस हो। तो उन्हीं को आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1, अगर आप किसी भी फार्मा इंडस्ट्री में क्यूसी में इंटरव्यू दे रहे हो, तो क्यूसी मैनेजर और टेक्निकल लोग जो आपसे पहला सवाल ये लाज़मी पूछते हैं कि आरएसडी एचपीएलसी की क्यों आउट हो जाती है और आरएसडी बेसिकली होती क्या है? यानी जब आप एचपीएलसी पर एनालिसिस कर रहे हैं, रिपोर्ट निकालने के बाद आप देखते हैं कि आपकी आरएसडी फेल हो गई। ये होती क्या है और क्यों फेल होती है, इसका रीज़न बताएँ। इसका आंसर बड़ा टेक्निकली आपने देना होता है, बड़ा समराइज़ वे में आपने देना होता है, उसके पीछे बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। इसको आपने इस तरह से समर अप करना है कि जब भी आपने बताना है, अगर आपकी आरएसडी फेल हो रही है, तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1, इसमें आपका एनालिस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। नंबर 2, आपकी सिस्टम। नंबर 3, आपकी प्रिपरेशंस। एनालिस्ट क्या है कि अगर एनालिस्ट ड्यूरिंग प्रिपरेशंस मिस्टेक करता है, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपकी आरएसडी पे आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, उसने अगर सिस्टम को सही तरीके से ऑपरेट नहीं किया और सिस्टम में एयर ट्रैप हो गई। जब सिस्टम में आपके एचपीएलसी में एयर ट्रैप होगी, तो डेफिनेटली जो आपके स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट हैं, उनमें किसी ने 1 या 2 में 3 में एयर आ गई, तो एयर आने की बेस में एरिया जो होता है पीक्स का, उसमें वेरिएशन आ जाता है। जब आपका पीक एरिया में वेरिएशन आती है, तो डेफिनेटली आपकी आरएसडी आउट हो जाती है। ये इस तरीके से आपने इसका बड़ा समराइज वे में जवाब देना होता है, ठीक है। एक फैक्टर ये। दूसरा, आपका जो आपका सिस्टम का सॉल्वेंट है, अगर वो भी होमोजेनाइज ठीक तरीके से नहीं है, तो वो भी होमोजेनाइज नहीं है, अगर आपका जो स्टैंडर्ड आपने बनाया है वो सही तरीके से मिक्स नहीं किया है, तो वो एक रेप्लिकेट में एरिया कुछ और दिखाएगा, दूसरे रेप्लिकेट में एरिया कुछ और दिखाएगा, माइनर सा वेरिएशन आएगा। वो माइनर माइनर वेरिएशन 5 रेप्लिकेट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद आपकी लिमिट आरएसडी की आउट हो जाती है। ये होता है इसका समराइज वे में आपने आंसर देना होता है। रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन इंटरव्यू दे रहे होते हैं आप, तो आपने लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनानी होती, बड़े तरीके से इसका आंसर आपने करना होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट से आपने इसको इसको रिप्लाई करना होता है कि आरएसडी क्यों फेल होती है, ठीक है। और दूसरा साथ ये पूछा गया था कि आरएसडी होती क्या है। आरएसडी बेसिकली जो आप एक स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट लगाते हैं, उनके जो एरियाज होते हैं, जो डिफरेंट रेप्लिकेट्स लगाते हैं, उनमें डेविएशंस देखा जाता है। उन एरियाज में एक डेविएशन की एक लिमिट होती है, वो लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आरएसडी की रिक्वायरमेंट है। और वो लिमिट होती है नॉट मोर देन 2%। अगर आपके जो डिफरेंट रेप्लिकेट आपने लगाए, उनके एरियाज लगाए, उनमें डेविएट डेफिनेटली होना एक कॉमन सी बात है थोड़ी सी, ठीक है। कोई चीज़ 100% नहीं होती, लेकिन उसकी एक फार्माकोपिल ने एक लिमिट रखी है। अगर वो डेविएशन होता है तो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम इसी को आरएसडी कहते हैं, रिलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशंस। जो स्टैंडर्ड्स आप लगाते हैं उनमें डेविएशंस कितना आता है 5 रेप्लिकेट में, उसको हम आरएसडी कहते हैं। क्लियर? ये हम परसेंट में निकालते हैं, नॉट मोर देन 2% होना चाहिए। ये पहला आंसर आपसे। दूसरा, अब दूसरा सवाल बड़ा कॉमनली जो आपसे लाजमी पूछा जाता है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है, कि आपके सिस्टम का बैक प्रेशर ड्यूरिंग एनालिसिस क्यों हाई हो जाता है। आप एचपीएलसी पर एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड लगाया, उसके 5 रेप्लिकेट लगाए, प्रेशर लेट सपोज 3000 पीएसआई था, लेकिन आप सैंपल के अगर 10 सैंपल है, चौथे 5वें छठे सैंपल में आपके सिस्टम का प्रेशर 5000 पीएसआई तक चला गया। 5500 अपर लिमिट होती है। ये भी आपसे लोग पूछ लेते हैं कि अगर इस ब्रांड की बात करो, ब्रांड टू ब्रांड वेरी भी करता है। अगर आप वाटर्स काम कर रहे हैं, तो अक्सर आप लोग पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम प्रेशर लिमिट क्या होती है, तो 5500 लिमिट होती है वाटर्स के ब्रांड में पीएसआई में, ठीक है, सिस्टम के प्रेशर्स की, बैक प्रेशर्स की। तो वही आंसर क्वेश्चन ये कि क्यों ये प्रेशर हाई होता है ड्यूरिंग एनालिसिस। तो इसका आंसर भी बड़े टेक्निकली आपने देना होता है। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। अगर ड्यूरिंग एनालिसिस अगर आपके सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो रहा है, इट मीन्स के कहीं ना कहीं कंटामिनेशन आई है। जब आपके सिस्टम में कॉलम में किसी ट्यूबिंग में ब्लॉकेज आती है, तो सिस्टम का बैक प्रेशर हाई होता है, ठीक है। नंबर 1 ये। नंबर आंसर क्या है नंबर 1, कि ब्लॉकेज इन सिस्टम इन एनी स्टेज। ट्यूबिंग में हो सकती है, प्री कॉलम में हो सकती है, कॉलम में हो सकती है, कॉलम से आगे हो सकती है, फ्रेट्स में हो सकती है, किसी भी सिरिंज वाले लेवल पे आपकी
आपके सिस्टम में जब ब्लॉकेज आएगी तो आपके सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। दूसरा, एयर ट्रैप होने से भी सिस्टम का बैक प्रेशर हाई होता है, ठीक है। नंबर 3, इसको आपने इस तरीके से समराइज़ करना है कि ये जो रीज़न्स है बैक प्रेशर्स के, कंटामिनेशन है। बेसिक रीज़न क्या है? कंटामिनेशन। किस स्टेज पे जब आपकी कंटामिनेशन होगी तो आपके सिस्टम का बैक प्रेशर हाई होगा। चौथा, इसके साथ ये भी समराइज़ कर सकते हैं, अगर आपका सिस्टम ओवरलोड हो गया है, आप नंबर ऑफ रेप्लिकेट बहुत ज़्यादा आपने लगा दिए, तो भी आपके सिस्टम का बैक प्रेशर हाई होता है। अगर आप प्रॉपर्ली सिस्टम की वॉशिंग करके नहीं चलाया आपने सिस्टम में, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके सिस्टम का बैक प्रेशर हाई होता है। दूसरा बहुत टॉप कॉमनली आस्किंग क्वेश्चन था, दूसरा ये कि सिस्टम का बैक प्रेशर क्यों हाई हो जाता है, ये आपने आंसर इस तरीके से करना है। तीसरा बड़ा कॉमनली क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि रिटेंशन टाइम क्यों आउट हो जाता है ड्यूरिंग एनालिसिस। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी टेक्निकली आपको देखनी होती है। आप एचपीएलसी पे काम कर रहे हैं, एक पीक का एक रिटेंशन टाइम होता है, आपको पता है। वो एंड एचपीएलसी एनालिसिस के दौरान बहुत सारे नंबर ऑफ सैंपल्स ज़्यादा है, तो वो आउट क्यों होता है, इसके पीछे क्या कॉज होते हैं? इसका आंसर बड़े तरीके से और टेक्निकल वे में आपने देना होता है। देखिए, जब भी आपके पीक का रिटेंशन टाइम अगर आउट हो रहा है, एक बैच से दूसरे बैच पे या एक लॉट से दूसरी लॉट पे, एक सीक्वेंस से दूसरी सीक्वेंस पे, तो इसके पीछे रीज़न ये है आपका मोबाइल फेस। अगर आपने मोबाइल फेस को ठीक तरीके से नहीं बनाया, उसकी कंपोज़िशन में आपने वेरिएशन की, अगर लिखा था लेट्स सपोज़ 200 एम इथेनॉल डालना है और 800 ml वाटर डालना है या 10 ml फॉस्फोरिक एसिड डालना है या उसकी पीएच 7.0 थी, इन चीज़ों में, इन पैरामीटर्स में अगर आपने वेरिएशन की, कुछ भी डिस्टर्बेंस की, आपकी पीक टाइम आउट हो जाएगा। अगर आपने मोबाइल फेस की पीएच आउट की, तो आपके क्या कहते हैं, पीक जो है, पीक का रिटेंशन टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है। यानी आप जब कंपोजिशन में चेंज करते हैं मोबाइल फेस की, उसको ठीक तरीके से मिक्स नहीं करते, किसी भी कंपोजिशन का फैक्टर क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर, पीएच और कोई एसिड डाल रहे हैं, उसकी जो कंपोजिशन डिफाइन है, उस डिफाइन कंपोजिशन में अगर आप चेंज करते हैं, पीएच में चेंज करते हैं, तो आपके रिटेंशन टाइम आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन लाजमी आपसे पूछा जाता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौथा, कि पीक का टेलिंग फैक्टर क्या क्या होता है और टेलिंग फैक्टर क्या चीज़ है, क्यों बढ़ जाता है और ये कंपाउंड का कितना होना चाहिए, ये लाजमी आपसे पूछते हैं। कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपने ये देना है कि देखिए, पीक का जो टेलिंग फैक्टर है, बेसिकली ये डिपेंड्स करता है कंपाउंड है। ऐसा नहीं है, इसका आंसर में आपने बताना है कि किसी भी कंपाउंड का टेलिंग फैक्टर फिक्स होता है, ऐसा नहीं है। कंपाउंड वाइज टेलिंग फैक्टर वेरिएशन करता है, कॉमनली नॉट मोर देन 1 होता है, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका 1.5 भी टेलिंग फैक्टर होता है और 1 और 2 भी होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके पीछे कॉजेज टेलिंग फैक्टर के बढ़ने में, इस पे नंबर 1 रीज़न होता है कि अगर आपकी जो वो एनालिसिस की लास्ट डाइल्यूशन से वो कंपैटिबल नहीं होती मोबाइल फेस से, तो आपके टेलिंग फैक्टर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नंबर 1 ये आपकी जो लास्ट डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूएंट जो लास्ट वो मोबाइल फेस के अंदर नहीं है, तो टेलिंग फैक्टर बढ़ने के चांसेस होते हैं। नंबर 2, जब आपके सिस्टम ओवरलोड हो गया, नंबर ऑफ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ओवरलोड होने की वजह से भी टेलिंग फैक्टर बढ़ता है। नंबर 3, कॉलम कंटामिनेटेड है, ठीक तरीके से वॉश नहीं है, आपका सिस्टम आपकी एनालिसिस में टेलिंग फैक्टर शो होगा। नंबर 2, नंबर 4, जो आपने सैंपल लगाया है, स्टैंडर्ड या सैंपल, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगा दी है, तो भी आपके पीक टेलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमेशा याद रखें, एचपीएलसी पे काम करें तो कंसंट्रेशन आपकी कम होना चाहिए, पीपीएम आपका कम होना चाहिए। हाई पीपीएम का सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, हाई कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे, तो पीक के टेलिंग चांसेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमेशा याद रखिए, ठीक है। ये इस तरीके से आपने इसका आंसर, पांचवा सवाल जो लाजमी पूछा जाता है, मैं इसलिए सेलेक्टेड जस्ट 5 क्वेश्चन आंसर्स को लेके आया हूँ एचपीएलसी से, इंटरव्यू से रिलेटेड, कोई ज़्यादा कहानी नहीं है, ताकि आपको ये क्लियर हो कि इस तरह के सवाल आपने लाजमी पूछे जाते हैं। नंबर 5वां क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, ये कि रिवर्स फेज की रिक्वायरमेंट क्या होती है और नॉर्मल फेज की रिक्वायरमेंट क्या होती है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये लाजमी, आप कहीं पर जाएँ आपसे पूछा जाता है आपकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि सवाल घूम के भी आ सकता है, तो आपने जब भी इसका आंसर करना है, इस तरीके से करना है। एचपीएलसी पे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको बता रहा हूँ, नॉर्मली जो है आप रिवर्स फेज पे काम करते हैं, नॉर्मल फेज पे नहीं करते, क्योंकि आपके पास रिवर्स फेज के अंदर नॉर्मली आपको पता है कि C18 के कॉलम यूज होते हैं, ठीक है, और C18 के कॉलम में साथ रिलेटेड रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसमें आपकी जो मोबाइल फेज है वो मोर पोलर होता है एज कम्पेयर टू स्टेशनरी फेज। रिवर्स फेज में क्या होता है, आपने आंसर ये करना है कि हम C18 नॉर्मली कॉलम में काम कर रहे थे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर
हम जो है ना रिवर्स फेज़ पे भी काम करते हैं और रिवर्स फेज़ बेसिकली क्या होता है, इसमें जो आपका मोबाइल फेज़ है, वो मोर पोलर होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेशनरी फेज़ और नॉर्मल फेज़ के अंदर जो आपका स्टेशनरी फेज़ है, वो मोर पोलर होता है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल फेज़। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, इसी बेस पे इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है। ये इसका समराइज़ रिप्लाई आपने करना तो ये लाज़मी आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? ये वो फ्रेंड्स कुछ 5 टॉप कॉमनली आस्किंग क्वेश्चंस थे जो आप किसी भी फॉर्म इंडस्ट्री में जाते हैं, आपसे कोई लोग पूछ रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, क्यूसी के लिए खासकर, तो आपसे अगर एचपीएलसी का पॉइंट हो जाए, फोकल हो जाए, एचपीएलसी को फोकस बना के कोई आपसे क्वेश्चन आंसर करेगा, तो इस तरह के 5 सवाल याद रखिए लाज़मी आपसे पूछे जाते हैं, अगर आप थोड़े-से सीनियर लेवल पे। वीडियो को भी यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैंने बड़े सिलेक्टेड और समराइज़ में आपको चीज़ें समझाई है, होपफुली कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और कोई भी क्यूरीज़ है, कोई भी कमेंट्स आप चैनल पे लाज़मी कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो चैनल पे न्यू है वो तो लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।